नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईसा एजुकेशन पर। मैं दिनकर कुमार स्वागत करता हूं आपका। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भारत के भूभौतिक स्वरूप, उसमें हमने पर्वतीय भाग को देखा था कि भारत में कौन कौन से पर्वत हैं। जैसे कि हमने हिमालय पर्वत को देखा था, विंध्याचल को देखा था, अरावली को देखा था। अब आते हैं थोड़ी सी अपवाह तंत्र के बारे में, जो कि सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है, जो कि भारत के सबसे ऊपर में बहती है, जम्मू कश्मीर होकर बहती है। ये तीन देश से होकर बहती है। पहला चीन से निकलती है, भारत होते हुए पाकिस्तान में आती है। इनकी 5 सहायक नदी है प्रमुख: झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन सभी नदियों को हम लोग मैप पर देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। अपनी राय अवश्य दें कमेंट में। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो भी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये चाइना में एक ग्लेशियर है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई ना कोई नदी किसी पहाड़ी या ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये दमचौक में एंटर करती है और चिल्लास नामक जगह से एग्ज़िट करते हुए ये पाकिस्तान में बह जाती है। पाकिस्तान के बीचों बीच ये नदियाँ बहती है, इसलिए पाकिस्तान में इस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है। अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, आप आंसर कर सकते हैं सिंधु नदी। ये नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी इधर चाइना, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। लिख देते हैं पाकिस्तान। ये अपना इंडिया ही। जब सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो हमने बताया था, ट्रांस हिमालय में पढ़े थे हम लोग कि ऊपर के तीन श्रेणी है ट्रांस हिमालय के। पहला था काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। और हमने पिछले क्लास में जिक्र भी किया था कि ये नदियां जो है ना, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच गुजरती है। ये रहा लद्दाख और ये रहा जास्कर से। इसका नाम हो गया लद्दाख श्रेणी। और ये भाई साहब है जास्कर श्रेणी। इंग्लिश में रेंज बोलेंगे श्रेणी को, जास्कर रेंज। यहाँ से ये नदी बहती है और ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ये दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है और चिल्लास नामक स्थान से एग्जिट करती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले इसकी सहायक नदी आती है झेलम। झेलम इसकी सहायक नदी है, जो कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। सर ये सिंधु में तो नहीं मिलती, अभी इसकी और भी सहायक नदियाँ होंगी। ये झेलम हो गई। लगभग यहीं से निकलती है चेनाब नदी। चेनाब इसके थोड़े से ऊपर से निकलती है और ये आकर के झेलम में मिल जाती है। और लगभग यहाँ से निकलती है रावी नदी, जो यहाँ मिल जाती है। यानी पहला का नाम हो गया, आप झेलम कह सकते हैं, ये वाला नदी। ये तो हो गया झेलम, इस नदी का नाम है झेलम। दूसरा चेनाब और तीसरी नदी रावी। ये दोनों नदियां झेलम में आकर मिल जाती है। और एक नदी जो इसी ग्लेशियर से निकलती है
ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए आकर के सिंधु नदी में मिलती है और ये इन सब की सहायक नदी है। और एक नदी यहाँ पर है व्यास नदी, जो कि व्यास जो कि सतलुज में आकर मिल जाती है। इस छोटे वाले नदी का नाम है व्यास नदी। और ये जो सबसे बड़ी नदी है इनका नाम है सतलुज। तो ये सिंधु नदी तो सबसे ऊपर बह रही है। ये इनकी छोटी छोटी 5 सहायक नदियां हैं जो कि हमने लिखा है। अब इन नदियों के बीच इन सारे के सारे नदियों का पानी सिंधु नदी में आकर मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान में बहता है और ये पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहलाती है। तो ये ऐसे बहती है और इनका अपवाह तंत्र भी लगभग उत्तर भारत के लगभग 40 to 50% भाग को ये कवर करती है। और एक हुआ था सिंधु नदी समझौता, जो कि 1960 में हुआ था। इनके बीच हुआ ये था कि पाकिस्तान वाले जो हमारे हैं ना, वो तो समझते हैं आप लोग पाकिस्तान कितने नल्ले हैं, कि उन्होंने इन बात को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था, जिनके बीच हमें जो है ना समझौता करना पड़ा नदी वाटर डिस्प्यूट, जिसको नाम से जानते हैं वाटर डिस्प्यूट के नाम से। तो समझौता किया था कि 80 और 20 ट्रीटी भी बोलते हैं इनको। समझौता ये हुआ था कि ऊपर की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान 80% यूज़ करेगा और नीचे की 3 नदियों का पानी का 80% हम लोग यूज़ करेंगे, बचा 20 वो 20 हम। इनमें बेसिकली होता है कि जिस तरह आप यूपी से एक सोन नदी मिलती है आकर के पटना में, और सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद। अगर रिहंद नदी को बंद कर दिया जाए सोन नदी बेकार है। उसी तरह अगर सिंधु नदी की ये सहायक नदियां को बंद कर दिया जाए तो सिंधु नदी की पानी ऐसे ही जलमग्न हो जाएगी, वो जो है ना स्थल रुद्ध हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। सिंधु नदी कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी। मतलब सिंधु नदी अगर बह रही थी इन 5 की सहायक नदियों से। सिंधु नदी का अकेला कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमने जो समझौता किया बेसिकली पाकिस्तान को वहाँ भी ठग लिया। उन्हें लगा कि हमें 80% मिल गया। बेसिकली हुआ ये था कि ऊपर की 3 नदी सिंधु को अगर छोड़ दिया जाए, अगर यहाँ पर सिंधु को काउंट कर लिया जाए सिंधु नदी, ये सिंधु ऊपर की 3 नदी में बेसिकली सिंधु नदी में पानी है ही नहीं, पानी जाता है झेलम और चिनाब। तो सिंधु नदी को तो गिनती ऐसे भी मत करिए। सिंधु और चिनाब का हमने 80% दे दिया किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान खुश कि हमको ऊपर का 3 नदी मिल गया, लेकिन गधा को पता नहीं था सिंधु में बहुत कम ही पानी जाता है, तो हमने ऊपर का 80% दे दिया और इसका 20% भाग हमने ले लिया, भारत ले लिया। अब बचा नीचे की 3, ये व्यास, रावी और सतलुज। सतलुज आप देख रहे हैं कितना लंबा नदी है, जो कि उसी ग्लेशियर से निकलती है। कैलाश मानसरोवर श्रेणी का ये भाग है जहाँ से निकलती है। इनका जो 80% भाग हुआ, इनका जो 80% भाग हुआ ये हमने ले लिया, और इनका जो बचा हुआ 20% भाग है वो हमने पाकिस्तान को दे दिया। तब जाकर बेचारा शांत हुआ। उन्हें अभी भी लग रहा है कि ऊपर की 3 नदी का 80% हम ले लिए। वो बहुत खुश है कि ऊपर की सिंधु नदी का पानी हमारे यहाँ आ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं सिंधु नदी तो ना के बराबर है। बेसिकली इनको हम 2 ही नदियों का पानी दिए हैं 20%, बाकी तो हमने सॉल्ट रख लिया। तो ये सिंधु नदी जल विवाद था जिनका हमने 1960 के दशक में समझौता किया, वाटर डिस्प्यूट। इसे 80-20 80-20 समझौते के नाम से जानते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई तकलीफ़ है या फिर कोई समस्या आती है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।